नमस्कार, एनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट ही नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते रहते हैं। एनबी न्यूज आपसे बार बार ये अपील कर रहा है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। और इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं। और अब खबरें विस्तार से। 20 अगस्त से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने 17वें विधानसभा के 2020 के द्वितीय सत्र के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अहम बैठक आयोजित की। अध्यक्ष विधानसभा ने बताया कि विधानसभा के सभी कर्मियों का कोरोना जांच करा दी गई है, विधायकों की भी जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए सभी कर्मियों की भी कोरोना जांच कराई जाएगी। मीडिया कर्मियों के लिए इस बार तिलक हॉल में बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हमने सब तरह की व्यवस्था की हुई है। इस समय एक अलग तरह की परिस्थितियां हैं, महामारी है, उसको देखते हुए ये आवश्यक भी है कि सत्र हो और साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य की हम लोग चिंता भी करें। तो उसको देखते हुए जितना उचित है उतना रखा गया है। सभी दलों से बातचीत करके रखा गया है। कोई ऐसा नहीं है कि दलों से बातचीत नहीं करी है। आज कार्य मंत्रालय में भी हम लोग बैठे थे, तो सभी लोग संतुष्ट हैं कि इसी प्रकार से सत्र होना चाहिए। कोरोना को देखते हुए किस तरह के क्या कुछ उपाय किए गए हैं? नहीं, देखिए, वहाँ पे जो बैठने का है गैप देके सब लोगों को बिठाया जा रहा है, जिससे कि लोग एक दूसरे के बगल में ना बैठें। कुछ लोग नीचे हॉल में बैठेंगे, कुछ लोग जो हैं वो गैलरी में बैठेंगे, कुछ लोग जो हैं वो और जहाँ पत्रकार बैठते हैं वहाँ बैठाया जाएगा। तो इस तरह करते हुए बांटा गया है और हर दल को उसकी संख्या के हिसाब से उन लोगों को सीटें हम लोग ने सुनिश्चित की हैं। आगरा के मलपुरा के न्यू दक्षिणी बाईपास स्थित रायभा टोल प्लाजा के पास से एक बस को हाईजैक करने का मामला सामने आया है। बस में 34 सवारियां बस गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के पन्ना जा रही थी। चालक के मुताबिक गाड़ी सवार कुछ लोगों ने तड़के 4 बजे बस का पीछा करके बस को रुकवाया। उन्होंने खुद को फाइनेंस कर्मी बताया था। बस को रोकने के बाद उन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद बस को लेकर आगे बढ़े। रास्ते में एक ढाबे पर बस को रोका और सभी सवारियों के पैसे वापस करवाए, खाना भी खिलाया। इसके बाद उन्होंने इतमादपुर क्षेत्र में चालक को उतार दिया। चालक ने मलपुरा थाने आकर पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। सूत्र बताते हैं कि बस झांसी के पास मिली है, लेकिन अभी अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। बस चालक रमेश के मुताबिक बदमाशों ने बस की 8 किश्त बकाया बताई थी। बदमाशों पर तमंचे होने की बात पर दिखाई नहीं देना बताया गया है। बस में 4 बदमाश सवार हो गए थे। रास्ते में कहीं पर भी पुलिस पिकेट नहीं मिली जिससे वे रास्ते में विरोध कर सके। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला फाइनेंस से जुड़ा हो सकता है। पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। देखिए, आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास 3 व्यक्ति जो ग्वालियर के रहने वाले हैं उन्होंने आकर ये सूचना दी है कि एक बस जो गुड़गांव से पन्ना के लिए वो लोग लेकर जा रहे थे, उसे कल रात्रि में तकरीबन 9:30 बजे के आसपास रायभा टोल क्रॉस करने के बाद दक्षिणी बाईपास पे कुछ लोगों ने उसको ओवरटेक किया और इन तीनों ड्राइवर और कंडक्टरों को अपनी गाड़ी में रख लिया और गाड़ी को ले गए। उस दौरान उसने जो गाड़ी में अभियुक्त थे लोगों ने कहा कि ये गाड़ी का जो मालिक है वो अपनी किस्तें नहीं जमा कर रहा है, इसलिए हम लोग जो फाइनेंस एजेंसी के लोग हैं और इस गाड़ी को अपने कब्जे में ले रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग हैं, क्योंकि उस गाड़ी में 34 लोग थे जो छतरपुर, पन्ना और नूरानीपुर के यात्री थे। हमारी टीमें लग गई हैं, हम इसको डायग्नोस करने, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर
वहीं झांसी में अलग अलग स्थानों पर 2 किसानों ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों के मुताबिक दोनों ही किसान फसल खराब होने के चलते कई दिनों से तनाव से जूझ रहे थे। वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, तो ये बड़ा हमला अजय कुमार लल्लू की तरफ से बोला गया है। वहीं बात अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर लेते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना वायरस को लेकर सोशल डिस्टेंस और अन्य एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। वहीं उनके एक नेता का कोरोना पर दिया गया अजीबोगरीब बयान चर्चा में है। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन राम निषाद ने कहा है कि कोरोना एक महामारी नहीं बल्कि यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। लोगों की मौत कोरोना से नहीं बल्कि अन्य बीमारियों से हो रही है। दरअसल प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने अयोध्या पहुंचे चौधरी राम निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कोविड-19 को एक बुखार की संज्ञा देते हुए कहा, यह वायरस बीजेपी की साजिश है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस एक आम बीमारी है, यह आम बुखार की तरह है। वैसे भी सरकार अस्पताल में क्या दवा दे रही है, केवल पैरासीटामोल और गर्म पानी। यह चीजें तो घर पर भी हो सकती हैं, इसलिए लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा आने का यहाँ पर मकसद रहा है कि समाजवादी पार्टी जिला पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जिला इकाई की अध्यक्ष की जिम्मेदारी मैं त्रिभुवन प्रजापति को दिया हूँ और त्रिभुवन प्रजापति जी ने अपने जिला कमेटी का विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों का नाम नामित कर दिए हैं। मैं उन्हीं को मनोनयन पत्र वितरण करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मेरे आने का एक और मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छल कपट करके झूठ फरेब करके और हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को यादव के खिलाफ भड़का करके नफरत की भावना पैदा कर दिया था। मैं लोहार कुआर सुनार तेली तमूली बरई बारी हो, मल्लाह हो, केवट हो, काछी हो, कुर्मी हो, पाल गडेरिया धनगर समाज लोधी समाज के लोग हों, मैं उन्हें समझाने के लिए चला हूँ कि अगर पिछड़े बटे रहे तो अधिकारों से वंचित रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है उससे लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। और मोदी सरकार एन केन प्रकारेण कहीं न्यायपालिका की आड़ में, कहीं सरकार के दाव पेच से जो पिछड़े वर्ग का दलित वर्ग का आरक्षण है उसे खत्म करने का षड्यंत्र कर। बीते दिनों मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में ध्रुव नाम के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया था। पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस ने बच्चे को 24 घंटे के भीतर गाजियाबाद से बरामद कर लिया था। पुलिस ने ध्रुव के अपहरण की कहानी को खंगाला तो हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ध्रुव की मां ने खुद अपने बच्चे का अपहरण किया और अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। ध्रुव की मां ने ये पूरी कहानी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पैसों के लिए रची थी। क्यों करा है इस तरह? वही घर वालों से परेशान होने के बाद कराता है। 10 साल शादी को हुआ, 10 साल में थोड़ा कोई भी वो नहीं हुआ। तो शादी के बाद आप दूसरी शादी के बाद क्या अपने बच्चे को रखती है अपने पास? हमारा एक अपने बच्चे को अपने साथ रखती है। क्या परेशानी थी मतलब इस तरह की? हमारी जो सास है वो हमेशा उल्टा सीधा बोलती रहती है, बोलती है बच्चे हमारे मेरे बेटे के नहीं है, ये वो लालचन लगाती है। मझोला थाना क्षेत्र में और उसमें हम लोगों ने अगले दिन ही बच्चे को रिकवर कर लिया था साकुशल गाजियाबाद से। और इसमें जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया उसी दौरान से हम लोगों को शक था कि बहुत ही करीबी लोग इसमें शामिल हैं। और जब आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो बच्चे की मां का रोल इसमें सामने आया और एक व्यक्ति जो कि तेलंगाना का रहने वाला अशफाक, उसका नाम आया। जिस भी वीओआईपी कॉल ये लोग कर रहे थे, जब हम लोगों ने उसके आईपी से लेकर सारी चीज़ें ट्रेस किए तो हमें तेलंगाना से इसका कनेक्शन मिला। और जब सोशल साइट सब चीज़ चेक की गई तो वहाँ से इसकी मदर का फेसबुक पे चैटिंग पाई गई। सब डिटेल्स मंगाया गया तो उसमें 2 साल पहले से इनकी दोस्ती रही और इस दौरान इन्होंने कई बार ये मेरठ भी आया, यहाँ पे भी महिला से मिला, रामनगर गए, वहाँ भी होटल में रुके और लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे। लॉकडाउन के समय नाना की इनकी डेथ हो गई थी, जो फादर हैं लड़के के, और उन्होंने ज़मीन मकान अपने दूसरी मौसी के नाम कर दिया था। तो इससे ये महिला काफ़ी नाराज़ रहने लगी कि हमें कुछ नहीं मिला। लड़ाई झगड़े की भी काफ़ी ज़्यादा स्थिति। इनकी प्लानिंग ये थी कि जब पैसे मिल जाते अगर तो ये लोग महिला और वो चले जाते तेलंगाना, वहाँ पे एक जिम खोलते, वहाँ पे रहते, क्योंकि ये अपने पति से या घर वालों। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। जिस केस पर पूरे देश की निगाहें हैं, जिसमें न्याय के लिए सोशल मीडिया पर एक लंबा कैंपेन चला, 2 राज्यों की सरकारें, 2 राज्यों की पुलिस जिस केस में आज तक आमने सामने है, उस बहुचर्चित सुशांत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए जांच CBI को सौंप दी है। अब इसके आगे क्या होगा? क्या इसे सुशांत के परिवार के लिए एक आधी जीत के तौर पर देखा जाए? इन तमाम सवालों का जवाब जानिएगा मेरे यानी पल्लवी राजपूत के साथ आज शाम 5 बजे हमारे खास कार्यक्रम सत्यमेव जयते में। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। मथुरा में तेज बारिश के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार की रात में बारिश के कारण नए बस स्टैंड के निकट स्थित ओवरब्रिज के नीचे यात्रियों से भरी हुई बस पानी में डूब गई, जिसमें लगभग 15 से 20 यात्रियों के फंसे होने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। इसके बाद उनकी टीम मौके पर पहुंची। अफसरों की मौजूदगी में टीम के सदस्य पानी में उतरे और बस में फंसे यात्रियों और अन्य लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। मथुरा के CSP के फेसबुक पेज पर इस हादसे की जानकारी साझा की गई है, जिसमें लिखा है, हादसे की जानकारी मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रमोद शर्मा, चीफ फायर ऑफिसर मथुरा के दिशा निर्देशन में रेस्क्यू टीम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बस में फंसे सभी यात्रियों और अन्य फंसे हुए लोगों को सकुशल बाहर निकाला। वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। 492 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर निर्माण की घड़ी आई है। इस बहुप्रतीक्षित घड़ी में राम भक्त अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग कर रहे हैं। वहीं आज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक कॉन्ट्रैक्टर ने पॉकलैंड मशीन भेजी है। राम मंदिर निर्माण के लिए लगातार दानदाता सामने आ रहे हैं। ट्रस्ट को बड़ी संख्या में चांदी और सोने की भी शिलाएं प्राप्त हुई है। अब मध्य प्रदेश से कॉन्ट्रैक्टर ने राम जन्मभूमि परिसर में एक पॉकलैंड मशीन भेजी। इस मशीन का प्रयोग जब तक राम मंदिर निर्माण होगा तब तक के लिए निःशुल्क किया जाएगा। आज ये मशीन ट्रोला पर लदवाकर रामलला के परिसर तक भेजी गई है। एक इंदौर के राम भक्त हैं जिन्होंने पहले ही सोचा था कि हम राम मंदिर बनेगा उसमें सहयोग करेंगे। उसी संकल्प को पूरा करते हुए उन्होंने अपनी पॉकलैंड मशीन भगवान राम के मंदिर निर्माण तक, जब तक इस मशीन की आवश्यकता है तब तक उसको सेवा करने के लिए उपलब्ध कराया है। ट्रस्ट उनकी मशीन की सेवाएं प्राप्त करेगा, उनको साधुवाद देता है। ऐसे राम भक्त ही और ऐसे राम भक्तों की ये संकल्पना ही इस राम मंदिर को साकार स्वरूप प्रदान करेगी। मैं उनको ट्रस्ट की तरफ से साधुवाद। सहारनपुर से एक और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल राजकीय मेडिकल कॉलेज के दावों की पोल खुल गई है। कोरोना मरीजों को यहां सुविधाएं नहीं मिल रही। यहां मरीज को ऑक्सीजन लगाकर फर्श पर बैठा कर ही उसका इलाज किया जा रहा है और महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद भी उसे वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया। बता दें कि लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर चुके हैं। फिलहाल मेडिकल कॉलेज की लापरवाही का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से एक महिला को ऑक्सीजन लगाकर फर्श पर ही बिठा दिया गया। आपको बता दें कि इस महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसे अभी तक किसी वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया है।
एक तरफ हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावे कर रहे हैं, वहीं कृष्ण की नगरी मथुरा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसा ही एक मामला सामने आया छाता तहसील से, जहां पटवारी की ओर से हिस्सा बांट के कागज बनाने के 300 रुपए मांगे जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि टेकचंद पटवारी ने हिस्सा बांट तो बना दिया, लेकिन उसने उसके एवज में 300 रुपए मांगे। हमने मना किया और 50 रुपए उन्हें दे दिए। इससे गुस्साए पटवारी ने हिस्सा का कागज फाड़ दिया और 50 रुपए की नोट को फेंक दिया और कहने लगे कि 50 रुपए में कहीं हिस्सा बनता है, भागो यहां से। ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी से किसान बहुत परेशान हैं। मामला ये है जी, हम हिस्सा फंड बना रहे हैं पटवारी साहब से। अच्छा। उन्होंने बना दिया जी, उन्होंने बना के हमारे हाथ में दे दिया। वो बोले 300 रुपये दो। हमने क्या कि किस बात के, बोला आपका हिस्सा फंड बनाया है। हमने उन्हें 50 रुपये दिए, उन्होंने 50 रुपये की नोट फेंक दी और हमारे को कागज़ फाड़ दिया। अच्छा, पहले हिस्सा पार्ट बना दिया गया? पहले बना दिया जाएगा, हमें दे दिया, उसके बाद ना देने के कारण कागज़ फाड़ दिया हमारा जी। क्या नाम है आपके पटवारी का? टेकचंद। तहसील में जी बदमारे हम हिस्सा पाँट। अच्छा, तो क्या मामला हुआ वहाँ में जी? वहाँ बना दिए पटवारी जी ने जी। अच्छा। और 300 रुपया मांग रहे। हमने लगे 300 रुपया का ही कहूँ, वहाँ 300 रुपया हूँ। हमने 300 रुपये मांग रहे थे। हाँ, हमने 300 रुपये मांग रहे थे हिस्सा फाँट बनाने के। अच्छा। हमने 50 रुपया दिए उनने। अच्छा। उनने हम पे तो कागज़ ले लिया हाथन में थे, झट कागज़ फाड़ दियो। अच्छा। जब दे दें तो 300 रुपया, जब तो कागज़ ना फट रो, और जब 50 रुपया दिए झट कागज़ हाथन में, मतलब कागज़ फाड़ दियो। तो 300 रुपये ना देने के कारण आपका कागज़ फाड़ दिया गया? कागज़ फाड़ दियो। फिर मैंने की भाई साहब से बात कर लियो, फ़ोन दे दियो, मिला के फ़ोन फेंक के मारे, यहाँ नेता गिर मत दिखावे। क्या नाम है आपके पटवारी का? टेकचंद जी। टेकचंद जी। टेकचंद। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गंडो। रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जाने की कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। अब वाराणसी जिले के मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलने का फैसला हुआ है। मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर अब बनारस जंक्शन रखा जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने सोमवार की देर शाम मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बनारस का पुराना गौरव सहेजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। यूपी सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए गृह मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसके साथ ही मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन किए जाने का रास्ता अब साफ हो चुका है। स्टेशन का नाम मंडुआडीह तो था ही, आज से बनारस से हो गया है। ये केंद्र सरकार का मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और पूरे क्षेत्र के लोग चाहते हैं, और जो हिसाब से इसका देखिएगा विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब काशी को कोयटों के साथ हम लोग लग रहा है उससे भी आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे जो नेतृत्व करने की क्षमता है हमारे प्रधानमंत्री के अंदर, और हमारे सांसद ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो पूरे विश्व को इस समय हमारा लग रहा है पूरा हैंडल करने की ताकत उनके अंदर है। तो कोयटो जो है तो नाम था, एक उदाहरण था, उदाहरण के बाद भी हमको कार्य करने की क्षमता इस काशी में है, और हमें पूरा उम्मीद है ये बनारस से ये बना हुआ रस है, बना हुआ रस है, खाली इसको चारों तरफ बिखेर के खुशबू डालना है, जो ये खुशबू बनारस से जाएगी और पूरे विश्व में जाएगी, और टूरिस्ट लोग यहाँ पे आकर्षित होंगे। इससे बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा यहाँ के लोकल लोगों को, और हमारा जो नाम था मंडुआडीह बताने में लोग नहीं समझ पाते थे, अब बनारस बोलने में यूपी से लेके अपने इंडिया में और विश्व में पूरा नाम बना। यही बस्ती में कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में शहर से सटे बड़ेवन में चल रही अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापेमारी कर भारी मात्रा में बंटी बबली ब्रांड की तैयार नकली देशी शराब बरामद की है। मौके पर 640 शीशियों में देसी शराब पैक मिली है, जबकि 500 शीशी खाली पाई गई। इस मामले में पुलिस 3 को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अगस्त के पहले सप्ताह में स्वाट टीम ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र में स्प्रिट से शराब तैयार करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को तेलियाडीही गांव के पास से पकड़ा था। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस रैकेट में शामिल लोगों तक पहुंचने में लगी हुई थी। मंगलवार की देर शाम को कोतवाल रामपाल यादव और स्वाट टीम प्रभारी राजकुमार पांडे को एक मुखबिर
के जरिए ये सूचना मिली कि हाईवे पर बड़ेवन पुलिस चौकी के पास एक किराए के मकान में अवैध शराब का निर्माण कर दुकानों पर सप्लाई की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए कोतवाल और स्वाट टीम प्रभारी ने बताए गए मकान पर दबिश दी तो वहां एक कमरे में बड़े पैमाने पर देसी शराब की पैक हुई शीशियां बरामद की गईं। अभी आपको याद होगा 3 अगस्त को भारी मात्रा में लगभग 600 लीटर से ज़्यादा स्प्रिट बरामद हुई थी। उसमें 7 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था और पुलिस, हमारी कोतवाली पुलिस, एसओजी पुलिस लगातार इस पे लगी हुई थी कि इस स्प्रिट का उपयोग कहाँ किया जाता है, नकली शराब कैसे बनती है। और इसी बीच में ये जानकारी ये मिली कि एक मकान में इस तरह की बात की जा रही है। इसको पता लगाना इसलिए भी मुश्किल था कि ये जो अब मिश्रित शराब बन रही थी इसको अवैध तरीके से नहीं बेचा जा रहा था, बल्कि जो लाइसेंसी दुकानें हैं उन्हीं पे रख के ये ओरिजिनल शराब की तरह ये बेची जा रही थी। अभी तक छोटे समय में जब इस अभियुक्त को पकड़ा गया, इससे बातचीत की गई है, इसने 4 दुकानों के नाम बताए हैं जहां ये स्प्रिट से बनी हुई शराब रखी जाती थी और अवैध शराब बना के उसको बेचा जाता था। उन दुकानों पे भी कार्रवाई की जा रही है। 4 दुकानें चिन्हित कर ली गई हैं। वहाँ भी देखा जा रहा है कि इस तरह की अपमिश्रित शराब कितनी मात्रा में है और कब से वहाँ से बेची जा रही है। गन्ने का ट्रांसपोर्ट काम तो ये अमीर बनने के लिए इसको करना शुरू कर दिए। अमीर बनने के लिए काम करना शुरू कर दिए। नहीं सर, हमेशा काम था नहीं, जो है 2-3 महीने काम था जो है गन्ना वाला। तो फिर ये काम की प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ शुरू की इसको? छोटू से ही मिली। हैं? छोटू से। कौन छोटू? महार गया। तुम्हारे साथ काम करता है? नहीं, वही देता है हमको सामान। क्या वो तो अभी जेल में है ना? हाँ। तो कितना सामान अभी तक उससे लिए हो? ये सब सामान लिए हैं, जो ये सब सामान रखा सब। अज्ञानता, अंधविश्वास और सनक, इनकी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर विवश कर देती हैं। ऐसी ही एक घटना का राजफाश लखनऊ के इटौंजा में हुआ। यहां पर एक युवक बड़े भाई की मौत के बाद उसका शव 4 दिन तक घर में छिपाए रहा। उसका दावा था कि 7 दिन में तंत्र क्रिया से वह भाई को जीवित कर लेगा। मकान से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और छोटे भाई को हिरासत में ले लिया। बच्चों, उसके 3 भाइयों और मां से पूछताछ की गई है। परिवार के मुताबिक ब्रजेश रावत की मौत 4 दिन पहले बीमारी से हुई थी। छोटे भाई फूलचंद ने घर वालों से कहा था कि वो ब्रजेश को 7 दिन में जिंदा कर देगा। उसने घर वालों को धमकाया कि अगर किसी ने उसकी तंत्र क्रिया में बाधा डाली तो उसका नाश हो जाएगा। इसके बाद वह शव को एक घर के कमरे में लेकर बंद हो गया। कल शाम को लगभग 6 बजे 112 के द्वारा सूचना थाना इटौंजा को मिली। ये बताया जा रहा था कि वहाँ पे एक दरवाजे में, एक वहाँ पे घर में बदबू आ रही है। तत्काल एसएचओ इटौंजा और फोर्स के साथ में वहाँ पे ग्राम उर्सना में पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद था और अंदर से काफ़ी बदबू आ रही थी। गांव वालों की मदद से पुलिस और फोर्स ने दरवाज़ा जब खटखटाया तो वहाँ पे दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा था शुरुआत में। उसके बाद में पुलिस द्वारा लोगों के साथ में दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा गया। तो वहाँ पे पुलिस द्वारा देखा गया कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और डेड बॉडी के साथ में एक व्यक्ति था। तो जब उस व्यक्ति से पूछताछ करी गई और आसपास के गांव के द्वारा पूछताछ करी गई, उसमें ये पाया गया कि जो मृतक था, मृतक का भाई सामने बैठा हुआ था। जो जब पूछताछ से ये सामने आया कि जो वो मृतक का जो भाई था, जो साथ में बैठा था, वो पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा था और वहाँ पे साधना कर रहा था। वहाँ पे ये भी पता चला है कि 3 से 4 दिन लगभग ये बॉडी पुरानी थी और उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा था। मौके पे वहाँ पे उसको हिरासत में, जो भाई है उसको हिरासत में लिया गया है। बॉडी का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु बॉडी भेजी गई है पुलिस द्वारा। प्रदेश के मऊ जिले के सराइल खलसी थाना क्षेत्र के बढ़ुआ गोदाम पर दुल्हापुर से अपने घर वापस आ रहे डॉक्टर को 3 हमलावरों ने गोली मारकर उनके हाथ से बैग छीनकर फरार हो गए। घायल डॉक्टर को स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उनकी स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया। बता दें कि शाम के वक्त दुल्हापुर अपनी क्लिनिक से मनोज विश्वास अपनी स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। डॉक्टर मनोज विश्वास जब सराइल खलसी थाना क्षेत्र के बढ़ुआ गोदाम के पास पहुंचे ही थे कि वहां पर पहले से ही 3 लोग घात लगाकर बैठे थे और उन लोगों ने उनके ऊपर फायर कर दिया। गोली मनोज कुमार के गाल को छूते हुए निकल गई और ऐसी स्थिति में देख हमलावर ने उनके बैग को छीनकर फरार हो गए। इनका नाम मनोज कुमार विश्वास है। दुल्हापुर से आ रहे थे। रास्ते में जो है वो साइकिल वाले आए तो
एक साइकिल पर बैठ के 3 आदमी थे और वो मेरे को गोली यहीं लगा दिए हैं। फिर उनका झोला वोला दे के चले आए। ये वहाँ से फिर घर आ गए हैं, तो यहाँ से ये ट्रीटमेंट इलाज हो रहा है। झोले में क्या कुछ पैसे वैसे थे? जो कमाए होंगे दिन भर का वही। क्या करते हैं? डॉक्टर है। कहाँ पे? दुर्लभ। और घटना कहाँ पे हुई है? ये मड़वा भड़वा। अच्छा, कितने लोग थे? 3 लोग? 3 लोग थे? 3 लोग थे। साइकिल से? साइकिल से। थाना सराय लखनसी के बड़वा गोदाम क्षेत्र में कटरा मोड़ पर मनोज विश्वास सन ऑफ जयदेव विश्वास अपनी स्कूटी से गुजर रहे थे कि एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर सवार 3 आदमी आए। उन्होंने इनके गाल पे गोली मारी, दाहिने गाल के पास, और इनका बैग छीन लिया। इनके गोली दाहिने गाल के पास से लगते हुए निकल गई है, स्थिति खतरे से बाहर है। इनके झोले में बता रहे हैं कि कुछ दवा आदि था, ऐसी वैल्यूएबल चीज़ नहीं। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।